हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, यानी प्रतिरोध क्या होता है और इसके लिए ओम ने कौन सा नियम दिया था, और उसके बाद फिर ग्राफ क्या होगा वी और आई के बीच में। हम लोग इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज के सेशन का हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर का आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रेजिस्टेंस। इस पर चर्चा होगी और साथ में ओम्स लॉ, मतलब इसके अकॉर्डिंग ओम ने जो नियम दिए हैं वो नियम क्या है, हमें ये दो चीज़ सीखनी है। और एक है वी और आई के बीच में ग्राफ। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, जो कि मतलब ये बोर्ड वगैरह में आता है, या फिर कह सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि वी और आई के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो पहले इसकी बात करते हैं, इससे आपको ये चीज़ थोड़ा समझ में आएगा। ओम्स लॉ क्या है? तो ओम का नियम है, अगर मान लो हम लोग केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर मान लो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आप कोई पोटेंशियल दे दो कुछ इस प्रकार का, तो जब आप इसको एक पोटेंशियल दोगे तो क्या होगा, इसमें एक धारा बहने लगेगी। और अगर आप इतना कर लेंगे तो सारा काम हो गया। अब बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम ने जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि अगर किसी चालक तार को आप कोई विभवांतर देते हो तो जो विभवांतर आपने दिया है उस विभवांतर के समानुपाती हो जाएगा उस चालक तार में बहने वाली धारा। काम खत्म। यही है ओम का नियम। अगर किसी चालक तार को आप वी विभवांतर देते हो तो इस विभवांतर के कारण इसमें जो जनरेट करंट है वो करंट इसी विभवांतर के समानुपाती हो जाएगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा वी प्रोपोर्शनल आई या वी समानुपात आई। अब अगर आप इस कांस्टेंट ये समानुपात को हटा के कोई कांस्टेंट यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे वो जो कोई कांस्टेंट है वो है आर, जहाँ आर को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम, या इसका संकेत लिख सकते हैं ये, मतलब प्रतिरोध का ये संकेत है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। यहाँ से अगर आप R की वैल्यू खोजोगे तो R इक्वल आप पाओगे कि होगा ये V अपान आई। तो यहाँ से एक और यूनिट आप खोज सकते हो, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ऐसे ही चलता है, ये मैथ है, फिजिक्स है, इसमें दिमाग लगाते जाओगे तो कुछ ना कुछ आता जाएगा। तो आप शायद ये ओम का नियम समझ पा रहे होंगे। क्या है ओम का नियम, एक बार फिर से दोहराते हैं। किसी भी चालक तार को यदि वी विभवांतर दिया जाए तो उस विभवांतर के कारण उसमें बहने वाली धारा इसी विभवांतर के समानुपाती होती है। और जब इस समानुपात का संकेत हटाते हैं तो आर कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। यूनिट ओम है या वोल्ट प्रति एम्पियर है, इसको एसआई यूनिट कहते हैं या एसआई मात्रक भी कहते हैं। अब उसके बाद बारी आती है कि इसकी परिभाषा कैसे लिखें, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की परिभाषा आप अकॉर्डिंग टू फिजिक्स या अकॉर्डिंग टू मैथ ऐसा सोच के लिख सकते हो कि R इक्वल है वी अपान आई, मतलब क्या है, विभवांतर और धारा का अनुपात है। तो अब इसको ज़रा शब्दों में बना के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर और उस चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात ही उस तार का प्रतिरोध होगा। एक बार फिर से देखिए, किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर और उस चालक तार में उसी विभवांतर के कारण बहने वाली धारा का अनुपात ही प्रतिरोध कहलाता है। तो शायद आपको ये इतनी सी बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। और अगर देखा जाए कि ये रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस एक प्रकार का कह सकते हैं कि नेचर है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब उसका जो मतलब नेचर है वो न्यूमेरिकल एक प्रकार का आंकिक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस सीधी सीधी आप कह सकते हो कि एक प्रकार का अवरोध है। अगर आप उसको बोलचाल की भाषा में सोचो तो आपको अवरोध पता चलेगा कि वो एक प्रकार का
रुकावट है जो कि मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को धीरे धीरे मतलब ड्रॉप करना चाहता है। कैसे ड्रॉप करता है? ये जो यहाँ पे पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को डिक्रीज करता है धीरे धीरे। तो ऐसा करने से मतलब कह सकते हैं कि धारा का मान धीरे धीरे घटने लगता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो रेजिस्टेंस, ये एक प्रकार का नेचर है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, कैलकुलेट भी होती है। वो कैसे कैलकुलेट होती है? R=V/I से, या फार्मूला आप याद रख सकते हो V=I/R। या अगर आपको और भी भूलने का डर है तो आप ये काम कर सकते हो, यहाँ लिख दो V, यहाँ पे I और यहाँ पे R। V मतलब हो जाएगा I/R, R मतलब हो जाएगा V/I, यहाँ डिवाइड है, और I मतलब हो जाएगा V/R, ये भी डिवाइड है। तो इधर जाओगे तो डिवाइड कर देना, इधर जाओगे तो डिवाइड कर देना, और ऐसा जाओगे तो गुणा कर देना। मतलब V की वैल्यू निकालनी है तो I/R में गुणा, R की वैल्यू निकालनी है तो V और I में भाग, I की वैल्यू निकालनी है तो V और R में भाग हो जाएगा। तो आप मतलब ये वाली वैल्यू भी दिमाग में रख सकते हो, या फिर आप सीधे ऐसे याद रखो कि V समानुपात I है, समानुपात हटाएंगे तो R आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में शायद आ रही होगी। अब उसके बाद कुछ और बात करते हैं कि ये जो R है, ये R मतलब कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ याद रखना है, वो एक वर्ड यूज़ होता है जिसको कहते हैं फिजिकल स्टेट्स, या स्टेटस कहो, जो मर्जी कहो को, ठीक है, स्टेट कहो ऐसे या स्टेटस कहो, ठीक है। तो भौतिक अवस्थाएं जो हैं उनकी बात होती है। तो भौतिक अवस्था कहने का मतलब यहाँ पे होगा टेम्परेचर, और क्या होगा लेंथ, और क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये चीज़ टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, अगर मान लो हम कह दिए कि कोई वायर है और इतना ही बड़ा एक और वायर है, जिस पदार्थ का ये है उसी पदार्थ का है, मान लो ये भी कापर का है और ये भी कापर का वायर है, तो अगर दोनों का एरिया सेम टू सेम हो, दोनों की लेंथ सेम टू सेम हो, तो दोनों का आर भी फिक्स होगा। बस काम खत्म। ये है मतलब फिजिकल स्टेटस। ऐसे होता है कि अगर मान लो आपके पास दो पदार्थ हैं, आकार में एक जैसे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया एक है, लंबाई एक है और उनका टेम्परेचर भी एक है, तो उनका प्रतिरोध भी एक जैसा ही होगा। अब उसमें आप मतलब और आगे देख सकते हो कि जैसे अगर मान लो हम ये इसको काट दिए, मतलब दो खंड कर दिए इसका यहाँ पे, तो अब अगर मान लो पहले वाले का आर था तो अब इनका आर नहीं रहेगा, इनका अलग अलग हो जाएगा। भले वही पदार्थ हैं लेकिन इनमें भौतिक परिवर्तन आ गया कि क्षेत्रफल तो वही है लेकिन लंबाई बदल गई। तो अगर मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलने लगें, लंबाई बदल रहा हो, उसके मुख का क्षेत्रफल बदल रहा हो, टेम्परेचर बदल रहा हो, तो जैसे तीनों परिवर्तित होने लगेंगे तो उसका प्रतिरोध का मान बदलने लगेगा। और अगर ये तीनों परिवर्तन नहीं हो रहा तीनों में और पदार्थ जो है वही है, तो उस पदार्थ के सभी मतलब वस्तुएं जो होंगी अगर सेम डिजाइन की हैं, एक ही पदार्थ है, तो सबका प्रतिरोध सेम टू सेम होगा। ये बात याद रखे रहिएगा। और उसके बाद इसी में एक और चीज़ आता है, रेजिस्टिविटी आता है। छोटी छोटी चीज़ जान लो आप, वो होता है फार्मूला बनता है R इक्वल होता है ρL/A। मतलब प्रतिरोध की अगर आपको स्पेशल परिभाषा लिखनी है, कभी कभी आता है एग्जाम में कि प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, मतलब प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध समानुपाती होगा यल के, प्रतिरोध समानुपाती होता है क्रॉस सेक्शन, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ये दोनों नेचर पाया जाता है। अगर भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो कह सकते हैं लंबाई के समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर क्षेत्रफल बदलने लगे, धीरे धीरे क्षेत्रफल बढ़ने लगे, तो आर का मान घटने लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ये चीज़ आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जो एक और वर्ड यूज़ हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। सब न्यूमेरिकल लगाने के काम आएगा, लगवाएंगे आप लोगों से, जिसको कहते हैं प्रतिरोधकता। तो अब इसका अगर यूनिट लिखो तो आप क्या लिख सकते हो यूनिट इसका, आर का यूनिट होता ओम, और उसके बाद इसका मीटर स्क्वायर,
और यल का मीटर होगा, बराबर हो जाएगा रो, मीटर से मीटर कट जाएगा तो आएगा यहाँ पे ओम मीटर। ये है इसका यूनिट, प्रतिरोधक का है वो आर, ये जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से अगर रेजिस्टिविटी का फार्मूला लिखना चाहो तो हो जाएगा RA/L, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी तो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह में कहीं ना कहीं आ जाते हैं 1-2 नंबर में, तो इसलिए इन्हें आपको जानना ही चाहिए। रही बात इनके न्यूमेरिकल को कैसे लगाना है जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसके लिए हम आपको जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो सिखाएंगे, मतलब सारा का सारा न्यूमेरिकल आपको मतलब लगा के दिखाएंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद एक छोटी सी मतलब इसमें टॉपिक छूट जाती है, वो क्या है, वो है V और I के बीच में ग्राफ। तो इसका आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो सीधा सीधा रहेगा, मतलब V और I के बीच में ग्राफ, चाहे I को यहाँ दिखाओ V को यहाँ दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप V और I के बीच में ग्राफ दिखाओगे तो ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है स्कूल में कि V और I के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो बिल्कुल सीधा होगा, ये बात जाने रहिएगा आप। तो बस इतनी सी बात थी, इसमें छोटा सा वीडियो था, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और ग्राफ बिटवीन V और I के बीच में। मेरे ख्याल से आपको इनमें से जो कुछ भी मैंने बताया समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सा भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।